कुमार साहब को नजरअंदाज करके मैं उठा और बिलियर्ड खेलने के लिए दूसरे कमरे की तरफ रवाना हो गया। कुमार साहब बेचुताब खाते चंद कदम मेरे साथ चले, फिर रुक गए। पुकार कर बोले, मुझे गलती से सेठ बद्री प्रसाद झंझिया न समझ बैठना। हाँ, मेरा नाम कुमार इंद्रदेव नारायण सिंह है। हाँ। जिस तरह कुछ मुसलमान चुपके चुपके नथ नगर से हिजरत कर रहे थे, इसी खामोशी से कुछ और लोग नथ नगर में दाखिल भी हो रहे थे। उनमें अक्सरियत कसरती जिस्म वाले गैर मुस्लिम लाठियालों की थी, जो हर रोज बर्दवान, दरभंगा और मुंगेर की तरफ से आकर नथ नगर में खून के कैंसर की तरह सरायत कर रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर बशीर नाथ तिवारी ने तो मुझे ये कहकर रखा दिया था कि ये लोग नथ नगर की फैक्ट्रियों में काम करने वाले चौकीदारों के अज़्ज़ा व अक़ारिब हैं, जो उनसे मिलने हर साल आते जाते रहते हैं। लेकिन ये सरासर झूठ था। अगर यहाँ पर उनके कोई रिश्तेदार होते तो ये कुछ न कुछ वक्त तो उनके साथ जरूर गुजारते। इसके बरक्स ये लोग सुमदार लाठियां, बर्छे, भाले और गेंतियां उठाए सारा दिन गलियों और बाजारों में मटर गश्त करते थे और सरे शाम छोटी छोटी टोलियों में बटकर खुली जगहों में मंडलियां जमाते थे, भंग घोंटते थे, चरस और गांजा पीते थे, ढोलकियां बजा बजाकर पूर्वी जुबान के फहश गीत गाते थे, नशे में धुत होकर उछलते कूदते थे, नाचते थे और सारी रात इसी तरह धमाचौकड़ी मचाते रहते थे। एक रोज मैं चंद पुलिस कांस्टेबलों के साथ बाइसिकल पर शहर का गश्त कर रहा था तो दूर से देखा कि एक गली में सत्यनारायण पांडे धोती पहने झपटा चला जा रहा है। उसके पीछे पीछे 4-5 लाठियाल थे और 2 चौकीदार बंदूकें कंधे पर रखे तेज तेज चल रहे थे। मैंने बंदूक वालों को ललकार कर रोका और उनसे उनका लाइसेंस मांगा। ये उनकी अपनी बंदूकें थीं और ना उनके पास कोई लाइसेंस ही था। मैंने बंदूकों के असली मालिकों का नाम पूछा तो बड़ी देर तक लल्लू पत्तू करते रहे। मैंने बंदूकें जब्त कर ली और दोनों आदमियों को बगैर लाइसेंस के असलहा रखने के इल्जाम में पकड़कर एक सिपाही के साथ थाने भिजवा दिया। सारी रात थाने में बैठकर मैंने नथ नगर के तमाम लाइसेंसदारों की फहरिस्त तैयार की, जिन्हें बंदूक या राइफल या रिवॉल्वर रखने की इजाजत थी। 30 हिंदुओं के पास 50 बंदूकों और 8 पिस्तौलों के लाइसेंस थे। सिर्फ 2 मुसलमानों के पास एक बंदूक थी। दोनों के दोनों रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम थे। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर बशीर नाथ तिवारी को साथ लिया और रातों रात एक लाइसेंस होल्डर के घर उनके असलहे का मुआयना किया। हिंदू लाइसेंसदारों की 7 बंदूकें और 2 रिवॉल्वर गायब थे। उनमें वो 2 बंदूकें भी शामिल थीं, जिन्हें आज ही मैंने सत्यनारायण पांडे के जिलों में जाने वाले 2 गैर मुजाज मुश्तंडों के कब्जे से छीनकर जब्त किया था। लापता असलहे के मुतालिक उनके मालिकों के पास बस एक ही बंदा बनाया पामाल और फरसूदा जवाब था कि सफाई या मुरम्मत के लिए भेजा हुआ है। कब भेजा है, किसके पास भेजा है, किसके हाथ भेजा है, रसीद कहाँ है, इन सवालों का किसी के पास कोई जवाब न था। लाइसेंसदारों की अक्सरियत बड़े बड़े सेठों पर मुश्तमिल थी। उनके असलहे की जांच पड़ताल के सिलसिले में मुझे उनकी वसीओ अरीज हवेलियों के कुछ अंदरूनी हिस्से देखने का मौका भी मुयस्सर आया। एक चीज जो उन सब में मुश्तरक थी वो पूजा पाठ का कमरा था। संगमरमर के इस कमरे में मुख्तलिफ देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ कई घरों में गांधी जी का बुत भी नस्ब था। एक जगह ये बुत सोने में ढला हुआ था। उसके पास कई चिराग जल रहे थे और सामने फूलों से लदी हुई चंगेर पड़ी थी, जैसे अभी अभी किसी ने आरती उतारी हो। एक शानदार हवेली में जब हम पहुंचे तो रात के 2-2:30 बजे थे। ऐसे नावक्त पुलिस इंस्पेक्टर के साथ आता देखकर घर के मुलाजिम घबरा गए। बोखलाहट ही बोखलाहट में वो हमें दालान दर दालान घुमाकर हवेली के अंदरूनी एक अजीब कमरे में ले गए। ये एक लंबा सा हॉल नुमा कमरा था, जिसमें किसी किस्म का कोई फर्नीचर न था। जमीन पर चांदनी का फर्श और ताकचे में एक मध्यम और मैली सी लालटेन जल रही थी। कमरे के एक सिरे पर एक बेहद मोटा सेठ गांव तकिए के सहारे आलती पालती मारे बैठा था। 20-22 फीट के फासले पर कमरे के दूसरे किनारे एक उसी कदर मोटी सेठानी बिल्कुल उसी तरह आसन जमाए बैठी थी। दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह किए सुम्मुम बुकमुन यूं बैठे थे जैसे ज्ञान ध्यान में मगन हो। दोनों के ऐन सामने छत से लोहे की 2 मोटी मोटी जंजीरें लटक रही थीं। इन जंजीरों के जो सिरे सेठ और सेठानी के चेहरों के करीब आवेजा थे, उनमें पीतल के चमकदार गोल गोल हैंडल लगे हुए थे। ये सारा समा मुझे बड़ा अल्फ लैलवी सा नजर आया। शायद कि ये जंजीरें सेठ के पोशीदा खजानों की कुंजियां हों और मियाँ बीवी इसी तरह उकड़ों बैठकर सारी रात उनकी हिफाजत करते हों, या शायद ये जंजीरें खींचने से कमरे के फर्श में पुरस्रार सुरंगें खुल जाती हों, जो पुलिस इंस्पेक्टर के साथ मुझे निगलकर ऐसे तहखानों में पहुंचा देंगी जहां से सारी उम्र किसी को हमारा निशान तक भी ना मिल सकेगा। मेरा जहन कुछ ऐसे ही अफसानवी ख्यालात के ताने बाने बुन रहा था कि अचानक सेठ ने अपने सामने वाली जंजीर के हैंडल को दोनों हाथों से दबोचा और उसे जोर से खींचकर हाथी की तरह झूलने लगा। कुछ देर तक तगोदो के बाद जब वो लश्टम पश्टम हांपता कांपता अपनी 2 टांगों पर इस्तादा हो गया तो ये उख्दा खुला कि ये पुरस्रार जंजीरें दरअसल सेठ और सेठानी के मोटापे का सहारा हैं। वो इन्हीं का सहारा लेकर झटक कर बैठते हैं और इन्हीं के साथ झूल झाल कर उठते हैं।
उस सेठ के पास 3 बंदूकों और एक रिवॉल्वर का लाइसेंस था। 3 में से 2 बंदूकें गायब थीं। नंबरों का जायजा लेने से मुनकशिफ हुआ कि यही वो 2 बंदूकें थीं जो सत्यनारायण पांडे के 2 साथियों से हमने उसी रोज अपने कब्जे में ली थी। मैंने जरा सख्त लहजे में सेठ साहब से पूछा कि उन्होंने अपनी 2 बंदूकें गैर कानूनी तौर पर सत्यनारायण पांडे को किस मकसद के लिए दी हैं। मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय सेठ साहब गंदम के बोरे की तरह टेढ़े होकर लुढ़के और थप से जमीन पर फसकड़ा मारकर बैठ गए। अब उसने मुंह में घुंघनियां डालकर बला की चुप साध ली। मेरे पै दर पै सवालों के जवाब में गुमसुम बैठा फकत अपनी गोल गोल आंखें घुमाता रहा। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को हुक्म दिया कि वो सेठ के खिलाफ आर्म्स एक्ट की मुनासिब दफा के तहत फौरन बाज़ाबिता रिपोर्ट दर्ज करे। ये सुनते ही सेठ की बीवी ने वावेला मचा दिया और अपनी जंजीर के साथ झूल झूल कर खड़ा होने की सरतोड़ कोशिश में लग गई। इस सारी कदोकाश के बाद मेरे पास अब नथनगर की असली सूरत हाल के मुतालिक काफी कराइनी शहादत जमा हो गई थी। चुनाचे मैंने बड़ी मेहनत से कलेक्टर के लिए एक मुफस्सिल और मुदल्लल रिपोर्ट लिखी कि नथनगर में अनकरीब हिंदू मुस्लिम फसाद का शदीद खतरा है। फसाद का मंसूबा एक मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा नजर आता है जिसका सरगना कुमार इंद्रदेव नारायण सिंह का सेक्रेटरी सत्यनारायण पांडे है। इस मकसद के लिए सेठ बद्री प्रसाद झंझिया ने गालिबन कुमार इंद्रदेव सिंह को कुछ माली इमदाद भी दी है। बज़ाहिर इस फसाद का मकसद ये नजर आता है कि हिंदू किसानों की हालिया एजुटेशन का रुख सेठ झंझिया की सिल्क फैक्ट्री से मोड़कर मुसलमानों की लूट मार की तरफ फेर दिया जाए। नथनगर के मुसलमान बड़ी बेबसी से ये नविश्ता दीवार पढ़ रहे हैं। उनकी अक्सरियत बेहद खौफजदा है। कुछ मुसलमानों ने इन खतरात के पेश नजर अपनी मस्तूरात और बच्चों को दूसरे महफूज मकामात पर भेज दिया है। नथनगर में बगैर किसी जाहिरी वजह के अचानक बहुत से खतरनाक किस्म के गुंडों का झमकटा नमूदार हो गया है। उनकी कुछ टोलियों ने नशे में धुत होकर नमाज तरावीह के दौरान चंद मस्जिदों के करीब ढोल बजाने और गुलगपाड़ा मचाने का वतीरा भी इख्तियार कर रखा है। नथनगर के हिंदू लाइसेंस होल्डरों की 7 बंदूकें और 2 रिवॉल्वर उनकी तहवील से गायब हैं। इनमें से 2 बंदूकें ऐसे मशकूक किरदारों से बरामद हुई हैं जो सत्यनारायण पांडे की क़यादत में तेज तेज कदम कहीं जा रहे थे। इससे ये शुबा होता है कि कहीं बाकी का लापता असलहा भी सत्यनारायण पांडे के जरिए शरपसंद अनासिर में तकसीम ना हो गया हो। मुकामी पुलिस इंस्पेक्टर और उसका अमला नथनगर की इस सूरत हाल से हैरत अंगेज हद तक लाताल्लुक और गैर मुतासिर है। इसकी वजह उनकी नाअहली और बेहिसी नहीं हो सकती, चूंकि ये सबसे बड़े होशियार और मुस्तैद कारकुन हैं। लेकिन फिलहाल ये इल्जाम लगाना भी मुश्किल है कि साजिशी अनासिर के साथ उनकी किसी किस्म की साठ गांठ है। इन सब कवायफ के मद्देनजर मैंने कलेक्टर की खिदमत में इस्तेदा की कि मुंदरजा झैल इक़दामात को फौरी तौर पर बरूए कार लाया जाए। अलिफ, नथनगर में दफा 144 का निफाज कर दिया जाए। बे, नथनगर के तमाम लाइसेंस होल्डरों का असलहा फौरन थाने में जमा करवा लिया जाए। जीम, कुछ अरसे के लिए कुमार इंद्रदेव नारायण और सत्यनारायण पांडे का नथनगर में दाखिला ममनू करार दिया जाए। डाल, दरभंगा, बर्दवान और मुंगेर की तरफ से आए हुए लाठियालों के जत्थों को मुंतशिर करके नथनगर से बाहर भेज दिया जाए। है, मुकामी पुलिस की इमदाद के लिए माउंटेड मिलिट्री पुलिस का एक दस्ता फौरी तौर पर नथनगर के इलाके में तैनात किया जाए। मेरा गुमान था कि मेरी रिपोर्ट पाते ही कलेक्टर मेरी मामला फहमी और नब्ज शनासी की दाद देगा और मेरी दरखास्त को बगैर कंजो काव कबूल करके उन पर फौरन अमल दरामद शुरू करा देगा। लेकिन सारा दिन गुजर गया और किसी के कान पर जूं रेंगने के आसार नमूदार ना हुए। शाम गए एक चपरासी मेरे पास आया और पैगाम दिया कि कमिश्नर साहब अपने यहाँ बुलाते हैं। ब्यूरोक्रेसी में बड़े अफसरों ने अपने किसी मातहत को अपने पास तलब करना हो तो चपरासियों के हाथ पैगाम भिजवाया जाता है। मैं वालेकुम अस्सलाम करने कमिश्नर के यहाँ पहुंचा तो वहां पर कलेक्टर, डीआईजी और एसपी भी मौजूद थे। सबके मुंह किसी कदर फूले फूले से थे। मुझे देखते ही कमिश्नर ने मेरी रिपोर्ट के कागज जोर से मेज पर पटके और गुस्से से कहा, हमने तुम्हें एक निहायत मामूली और छोटी सी इंक्वायरी कही थी, लेकिन न जाने तुम किस नौयत के फरेब ख्याल में मुब्तला हो और रिपोर्ट में खामखा राई का पर्वत बनाकर ले आए हो। डीआईजी ने ज्यादा साफ गोई से काम लिया और कहा कि ये रिपोर्ट मरीजाना जहन की पैदावार है और जिसके अपने जहन में फिरका वाराना तासुब समाया हुआ हो उसे हर जगह के मुसलमान हर वक्त खतरात ही खतरात में घिरे हुए नजर आते हैं। एसपी साहब ने फरमाया कि नथनगर की पुलिस पर बेएतमादी का इजहार करके मैंने उसकी तौहीन की है, जिसके लिए मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। कलेक्टर मिस्टर प्रेडो अलबत्ता खामोश बैठे रहे। सर, मैंने कमिश्नर को मुखातिब करके कहा, नथनगर की जो हकीकी सूरत हाल है उसका नक्शा मैंने कमोकास्त आपके सामने रख दिया है। अब इस पर संजीदगी से गौर करना आपका काम है। इस बात पर कमिश्नर गुस्से में आकर आपे से बाहर हो गया और गरज कर बोला, क्या तुम्हारा मतलब है कि हम सिर्फ मस्खरों का झुंड हैं और तुम्हारी बईदज़कार रिपोर्ट के रत्बो याबिस पर संजीदगी से गौर करने की अहलियत नहीं रखते? कमिश्नर ने मेरी रिपोर्ट मेरी तरफ फेंकी और कहा, ये नादिर दस्तावेज तुम्हारी अपनी तहवील में ही रहे तो अच्छा है। मैं नहीं चाहता कि इसे फाइल में लगाकर तुम्हें सारे दफ्तर का निशाना तज़हीक बनने दिया जाए।
इसके साथ ही उन्होंने मुझे नथनगर के चार्ज से सबकदोश कर दिया। इस मीटिंग से फारिग होकर जब मैं उठने लगा तो कमिश्नर ने पुकार कर कहा, और हाँ, कुमार इंद्रदेव नारायण सिंह के साथ खामखा उलझने की कोई जरूरत नहीं। राय बहादुर बद्री प्रसाद झंझिया को हरासा करने की भी कोई वजह नहीं। इन दोनों के साथ नॉर्मल ताल्लुकात उस्तवार रखना ही मुनासिब होगा। मैंने अपनी रिपोर्ट चुपके से जेब में डाली और पिटे पिटाए कुत्ते की तरह दुम दबाकर कमिश्नर की कोठी से बाहर चला आया। क्लब तक पहुंचते पहुंचते मेरे वजूद में खुद एतमादी के सारे अंडे टूट फूट कर चकनाचूर हो गए। खास तौर पर कमिश्नर और कलेक्टर बड़े पढ़े लिखे, आलिम फाजिल, जहांदीदा, तजरिबाकार और मुनसिफ मिजाज अफसर थे। उनके रद्द अमल के पेश नजर मुझे रह रहकर अपने मुशाहिदे की कोताही, अपने फहम की कजी और नज्म नस्क के मामले में अपनी शदीद नाअहली पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। अंदर ही अंदर नदामत और खजालत के पे दर पे रेलों ने मुझे कुछ ऐसे एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया कि दो एक रोज मैं क्लब में किसी से आंखें चार करने की हिम्मत तक न कर सका। भागलपुर क्लब एक निहायत वसी व अरीज खुले मैदान में वाक़ था। तुलुए आफ्ताब से कबल ही उसमें अनवाउ अक़साम की रौनक लग जाया करती थी। एक हिस्से में शहर के नौजवान जिस्मानी वर्जिशों के करतब दिखाते थे, दूसरी तरफ भारी भरकम लाले और लालियां वजन घटाने और भूख बढ़ाने का जतन करते थे। एक कोहना साल पीपल के खोखले तने में शिव जी महाराज की मूर्ति नस्ब थी। अकीदतमंद सुबह सवेरे उस पर सिंदूर, मक्खन, फूल और हलवा पूरी के चढ़ावे बड़ी फरावानी से चढ़ाया करते थे। एक जड़ाधारी महंत बड़ी पाबंदी से उन चढ़ावों को समेट लेता था और फिर मूर्ति के सामने बैठकर पाठ अर्पण कर देता था। उसके साथ औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों का एक गिरोह भी आंखें बंद करके पूजा में मुस्तगरक हो जाता था। फिर कहीं दूर पीछे घोड़ों के टापों की आवाज आना शुरू हो जाती थी। जूं जूं ये आवाज करीब आती थी, इस माहौल की अबूदियत का तलिस्म टूटने लगता था। जटाधारी महंत के अलावा और भी बहुत से पुजारियों की महवियत में घोड़े के टापों की आवाज बड़ी शिद्दत से खललंदाज होने लगती थी। जब ये आवाज पीतल के ऐन करीब पहुंच जाती थी तो महंत, जो देर से कनखियों से दूर से आते हुए घोड़ों और उनके सवारों का जायजा ले रहा होता था, यकायक हरिओम हरिओम कहते हुए आंखें खोलकर और आसन बदल कर बैठ जाता था। कई दूसरे पुजारी भी गर्दनें मोड़ मोड़ कर इबादत का हक अदा करते थे और आंखें फाड़ फाड़ कर उन अरबी नस्ल घोड़ों का नजारा करने लगते थे जिन पर रानो और टोनो हर सुबह अपनी मॉर्निंग राइड के लिए निकला करती थी। रानो ने सुर्ख पतलून और जर्द रंग का जंपर पहना होता था और अपनी पेच दर पेच जुल्फों को समेटकर वो सब्ज रेशम के स्कार्फ में बरतानवी औरतों की तरह बड़ी स्मार्ट घेरा बांध लेती थी। टोनो बर्जिस और चमकदार राइडिंग कोट पहनती थी। उसके सर पर कासनी गोल टोपी होती थी जिसके नीचे से उसके सरकश बालों की लिटें संपोलियों की तरह उसके गालों को डसती थी। उनके घोड़े एक साथ मस्ताना चाल से भागते थे और उनके जेरो बम के साथ फजा में तरह तरह के रंगीन गुब्बारे बनते और बिखरते थे। जब वो पीपल के दरख्त के पास से गुजर जाती तो जटाधारी दोबारा आंखें मूंद कर बैठ जाता और दूसरे पुजारी भी सर झुकाकर असरे नौ ज्ञान ध्यान में मशगूल हो जाते। पुजारियों की आंखों में नूर और दिल में सुरूर पैदा करने के बाद रानो और टोनो क्लब में मेरे कमरे की खिड़की के पास रुकती थीं और चंद लम्हे खुशगपियां करके अपने घोड़ों को एड़ लगाकर मैदान के दूसरे सिरे पर कमिश्नर के बंगले के पास पहुंच जाती थी। बूढ़ा कमिश्नर भी गालिबन उन्हीं के इंतजार में अपना पीला ड्रेसिंग गाउन पहनकर सुबह सवेरे ही निकल आता था और अपने माली के साथ मिलकर बागबानी के शगल में वक्त गुजारा करता था। वो उस इलाके का सबसे बड़ा अफसर था, इसलिए रानो और टोनो भी उसके साथ ज्यादा देर बातें किया करती थी। नथनगर की रिपोर्ट से मुताल्लिक कमिश्नर से डांट खाने के चंद रोज बाद एक सुबह मैंने रानो और टोनो के दीदार करने के लिए अपने कमरे की खिड़की खोली तो सामने वाला मैदान बिल्कुल खाली था। न पीतल तले पुजारियों की मंडली, न कसरती नौजवानों का झमघटा था, न भारी भरकम लालों और हामती हुई लालियों की कतार थी। कमिश्नर के लॉन में भी कोई ड्रेसिंग गाउन गुलाब के पौधों पर झुका हुआ दिखाई न देता था। सूरज निकल आया लेकिन रानो और टोनो के घोड़े किसी जानिब से नमूदार न हुए। मैं तैयार होकर अपने दफ्तर पहुंचा तो कचहरी में भी मुकदमा बाजों का कोई खास रश न था। वकील वकला भी खाल खाल नजर आते थे। मेरा पेशगार भी गैर हाजिर था। कुछ अरसे बाद मेरा कोट इंस्पेक्टर चंद का लेकर आया तो उसने मुझे बताया कि कल रात नथनगर में हिंदू मुस्लिम बलवा हो गया। अब नथनगर में कर्फ्यू और भागलपुर में दफा 144 नाफिज है। इस वजह से कचहरियां बेरौनक हैं। नथनगर में फसाद की खबर मेरे दिल ने इस तरह वसूल की जैसे माह सयाम का अव्वलीन रोजादार हिलाल ईद को खुशामदीद कहता है। मेरे नफ्स की सारी कमीनगी मुसर्रत और इम्बिसात के थपेड़ों से जोश खा कर समुंदर की लतीफ झाग की तरह मेरे वजूद पर छा गई। ब्यूरोक्रेसी का बेनाम सा पिल्ला जो खुफिया तौर पर मेरे अंदर ही अंदर परवरिश पा रहा था, वो अंगड़ाई लेकर जवान हो गया और दुम अकड़ाकर, छाती फुलाकर, थूथनी उठाकर बावले कुत्ते की तरह बेतहाशा भूं भूं करने लगा कि देखा फिर, मैंने तो पहले ही कहा था। नथनगर की गलियों में खून तो निहत्ते मुसलमानों का बहा था, लेकिन इस फतह नुसरत का सारा सहरा मेरी अना फकत अपने ही सर पर बांधने पर मुसिर थी।
मस्जिद में तरावी पढ़ते हुए नमाजियों पर हमला तो नशे में चूर मुसल्ला लाठियालों ने किया था, लेकिन मेरा फूला हुआ नफ्स कुछ इस तरह दोन की लय ले रहा था गोया यह सब उसके अपने ही बाएं हाथ का खेल हो। सरकारी ऐलान के मुताबिक इस फसाद में 4 मुसलमान शहीद और 1 लड़की अगवा हुई थी। इस खबर से मुझे कदरे मायूसी हुई। कमिश्नर और कलेक्टर और डीआईजी और एसपी के सरे पुरगरूर को नीचा दिखाने के लिए तो मुझे इससे कहीं ज्यादा किश्तो खून की जरूरत थी। नथनगर के इस एक वाक़े ने मेरी जात को अफसराना वक़ार की भट्टी में तबाह कर ब्यूरोक्रेसी की उस रिवायती मशीन में बाज़ाबिता फिट कर दिया जो हसद और रकाबत और कशाकशी और जिद्दा जिद्दी के तेल से चलती है और जिसमें अनफास और अमलाक और नामूस का नुकसान एहसास के पैमाने से नहीं नापा जाता, बल्कि 4 कत्ल, 1 अगवा, 12 खंजर जनियां, 8 आतिशज़दियों का हिसाब जोड़कर आदादो शुमार के गोशवारों में ढाल लिया जाता है। मुझे बड़ी तवक्को थी कि जब कमिश्नर और कलेक्टर और डीआईजी और एसपी क्लब में आएंगे तो मेरे साथ आंखें चार करने से शर्माएंगे और कतराएंगे, लेकिन ये उम्मीद भी नक्शे बराब साबित हुई। ये हजरात बदस्तूर क्लब आते जाते थे, टेनिस, बिलियर्ड और रम खेलते थे। कोई है के नारे लगाकर विस्की और जिन और रम मंगाते थे और एक दूसरे के साथ हस्बे दस्तूर ही हा करके डिनर के वक्त अपने अपने घर रवाना हो जाते थे। उन्हीं दिनों एक रोज कमिश्नर ने नथनगर की मुतनाज़े सिल्क फैक्ट्री का संगे बुनियाद भी रख दिया। राय बहादुर सेठ बद्री प्रसाद झंझिया ने वॉर फंड में 1 लाख रुपए का गिरा कदर अतिया दिया और मुकामी पुलिस की हिफाजत में फैक्ट्री की तामीर का काम बउनवाने शाइस्ता शुरू हो गया। नथनगर के फसाद की फाइल तो बहुत जल्द दाखिले दफ्तर होकर ताक़े निसियां की जीनत बन गई, लेकिन मैं अपनी मुस्तरद शुदा रिपोर्ट को बड़ी एहतियात से सीने से लगाए बैठा रहा। डीआईजी और एसपी तो निस्बतन कम तालीम याफ्ता और टॉमी टाइप के रिवायती पुलिस अफसर थे, लेकिन कमिश्नर और कलेक्टर दोनों बड़े शाइस्ता, महज़्ज़ब, बावकार और पढ़े लिखे आदमी थे। कमिश्नर बड़ा संजीदा तारीखदान था और फुर्सत के औकात में खूबसूरत मुसव्वरी करने का शौकीन था। कलेक्टर फलसफे का तालिब इल्म रहा था और इंसानी और अखलाकी इक़दार पर उसकी गहरी नज़र थी। क्या सचमुच उन्हें इस बात का ईमानदारी से यकीन था कि नथनगर में हिंदू मुस्लिम फसाद का खदशा महज मेरा फर्जी वाहमा था? क्या पुलिस की रिपोर्टों ने वाकई उनकी आंखों पर ऐसी मजबूत पट्टी बांध दी थी कि उन्हें इस फसाद का कोई शायबा तक बिल्कुल नजर नहीं आता था? क्या कुछ ऐसी दूसरी मसलहतें थीं जिनकी वजह से वो इस सूरत हाल को जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे थे? कुछ अरसा तो ये सवालात कांटे की तरह मेरे दिल में खटकते रहे, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज अफसरों के साथ काम करने का तजुर्बा बढ़ता गया, वैसे वैसे इन सवालों के जवाब भी खुद ब खुद मुझे मिलते गए। अंग्रेज अफसर अपनी जात में कितने ही महज़्ज़ब और मुतमद्दन और मुनसिफ मिजाज और बाअखलाक क्यों ना हो, उनके सामने एक और फकत एक नस्बुलैन होता है, वो ये कि हर हालत में, हर तरह से, हर सतह पर ब्रिटिश राज का इस्तेहकाम और बालादस्ती बरकरार रहे। जिस तरह जंग और मोहब्बत में हर चीज जायज है, इसी तरह इस मकसद की बराबरी में भी उनके लिए सब कुछ हलाल था। जाती तहजीब व तमद्दुन, इंसाफ पसंदी और अखलाकी अक़दार को इस बुनियादी नस्बुलैन के रास्ते में हायल न होने दिया जाता था। चुनाचे जब नथनगर का वाक़या रूनुमा हुआ, उस वक्त बर्रे सगीर में ब्रिटिश हुकूमत तरह तरह के खतरात में घिरी हुई थी। मगरिब में हिटलर की फौजें सारे यूरोप पर छाई हुई थीं। मशरक में दुश्मन नुसरत के डंके बजाता बर्मा तक आ पहुंचा था। हिंदुस्तान में भी कांग्रेस के तेवर बुरी तरह बदले हुए थे। इन हालात में भागलपुर के अंग्रेज अफसरों को अपने राज की मसलहत इसी में नजर आती थी कि वो हर कीमत पर हिंदुओं की खुशनुदी और खैर सगाली अपने साथ रखें। इसी वजह से वो ना तो कुमार इंदर नारायण सिंह के खिलाफ कोई बात सुनने पर तैयार थे, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक सिंह का सरबर आवरदा लीडर था, और ना ही वो सत्यनारायण पांडे पर किसी शुबह की गुंजाइश देखते थे, क्योंकि वो लातादाद हिंदू गुंडों के लाव लश्कर का सरगना था। अगरचे राय बहादुर झंझनिया और दूसरे सेठ अपने अपने घरों में बड़ी अकीदत से गांधी जी की मूर्तियां सजाकर रखते थे और उनकी पूजा भी करते थे, लेकिन वो अलल ऐलान सरकारे वाला मदार की हल्का बोगोशी का दम भरते थे और वॉर फंड में बड़े बड़े चंदे भी देते थे। इसलिए वो भी फिल वक्त अंग्रेज अफसरों की आंख का तारा और मुकामी इंतजामिया के राजदुलारों की अक्सरियत की खुशनुदी पर मुसलमान अकलियत की जानो माल और इज्जत व नामूस की कुर्बानी रुमूज़े सल्तनत का एक अदना फरीजा थी, जिसमें एक नथनगर छोड़ 20 नथनगर भी बड़ी आसानी से समा सकते थे। लेकिन एक बरस के अंदर अंदर जब हवा का रुख बदला तो अंग्रेज की हिकमत अमली ने भी गिरगिट की तरह अपने आप को तब्दील कर लिया। जुलाई 1942 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने वारदा में अपना वो रेजोल्यूशन पास किया जिसे उर्फ़े आम में हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीक यानी क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है। इसमें मुतालिबा किया गया था कि बरतानिया हिंदुस्तान का इख्तदार फौरन हिंदुस्तानियों के हवाले करके हुकूमत छोड़ दे, वरना इख्तदार जबरदस्ती छीनने की गरज से गांधी जी की सरकर्दगी में एक जबरदस्त अवामी तहरीक चलाई जाएगी।
बज़ाहिर इस तहरीक को अदम तशद्दुद की बुनियाद पर चलाने का ऐलान किया गया था, लेकिन गांधी जी समेत सब कांग्रेसी लीडर डू और डाई यानी करेंगे या मरेंगे का नारा बुलंद कर रहे थे। ये नारा तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने के लिए एक खुली दावत थी। 7 अगस्त 1942 को बम्बई में ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास शुरू हुआ, जिसमें वर्धावा इंडिया रेजोल्यूशन की तौसीक होना थी। उस शाम मैं टेनिस खेलकर क्लब में अपने रिहायशी कमरे की जानिब जा रहा था। बरामदे में मेरे कलेक्टर मिस्टर प्रेडो की बीवी मेरा इंतजार कर रही थी। मिसेस प्रेडो बड़ी हंसमुख और खुश अखलाक थी, लेकिन नथ नगर के सानहे की वजह से हमारे बाहमी ताल्लुकात में किसी कदर सर्द महरी पैदा हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि आज रात उनके यहाँ एक इंतहाई अहम डिनर है, जिसमें मेरा शरीक होना लाजमी है, इसलिए वो मुझे खुद मदऊ करने आई हैं। मैं रात के 8 बजे कलेक्टर के यहाँ पहुंचा तो वहाँ पर 2 अंग्रेज अफसर भी मौजूद थे, एक SP, दूसरा एक फौजी मेजर जो किसी खास ड्यूटी पर भागलपुर आया हुआ था। कलेक्टर ने शुरू ही में वजाहत कर दी कि ये डिनर दरअसल एक टॉप सीक्रेट स्पेशल कमेटी का पहला इजलास है, जिसके हम 4 अफराद मेंबर मुकर्रर किए गए हैं। अगर ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बम्बई के इजलास ने हिंदुस्तान छोड़ दो रेजोल्यूशन की तौसीक कर दी तो कांग्रेस को गैर कानूनी जमात करार देकर तमाम बड़े बड़े लीडरों को फौरी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद खतरा है कि बहुत से लीडर जेर जमीन रूपोश हो जाएंगे और आवाम को तखरीबी कार्रवाइयों पर उकसाएंगे। ये स्पेशल कमेटी ऐसी ही सूरत हाल का सामना करने के लिए कायम की गई है। मिस्टर प्रेडो ने मुझे मुखातिब करके खास तौर पर जोर दिया कि मैं इस कमेटी के कयाम और काम की इत्तला मिस्टर TP सिंह को हरगिज न दूं। मिस्टर TP सिंह भी ICS के अफसर थे और मुझसे 5 बरस सीनियर थे। कुछ अरसा कबल वो अंग्रेज अफसरों की नाक का बाल थे। नथ नगर का चार्ज मेरे हाथों से छीनकर उन्हीं के सपुर्द किया गया था, लेकिन अब बदलते हुए माहौल में सूरत हाल बरक्स हो गई थी। 8 अगस्त को बम्बई में ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास ने क्विट इंडिया करारदाद की तौसीक कर दी। गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस मौके पर निहायत सख्त तकरीरें की। 9 अगस्त की सुबह को कांग्रेस की जमात को गैर कानूनी करार दे दिया गया। इसके बहुत से सरबर आवरदा लीडर हर जगह गिरफ्तार हुए। बाकी सैकड़ों कारकुन रूपोश होकर जेर जमीन चले गए। इसके बाद जगह जगह कत्लेआम, लूटमार और दहशत अंगेजी का दौरा शुरू हो गया। भागलपुर का जिला इस तूफान की लपेट में बड़ी शिद्दत से आया। सबसे पहले हमने दूर दूर बिखरे हुए इक्का दुक्का अंग्रेज खानदानों को जमा करके भागलपुर क्लब में यकजा किया। फिर एक स्टीमर जहाज खाली करा के दरिया के ऐन मंझधार में गोरा फौज की निगरानी में लंगर अंदाज कर दिया, ताकि अगर मुकामी हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाएं तो अंग्रेज अफसरों और दूसरे अंग्रेज खानदानों को इसमें बिठाकर किसी महफूज मकाम की तरफ रवाना कर दिया जाए। दिन रात कांग्रेसी हुजूम जगह जगह ऐसी कयामत बर्पा कर रहे थे कि देखते ही देखते भागलपुर का शहर जिले के दूसरे हिस्सों से और जिला बाकी सूबे से कटकर अलग थलग रह गया। हड़तालों की वजह से खाने पीने का सामान कमयाब हो गया और क्लब में महसूर अंग्रेज खानदान सुबह शाम दाल चावल पर गुजारा करने लगे। 15 रोज बाद पटना से एक फौजी हेलीकॉप्टर ने आकर क्लब की ग्राउंड में बस सब्जियों और गोश्त के कुछ थैले फेंके तो बहुत से बूढ़े अंग्रेज मर्द और खवातीन वफूरे जज्बात से सिसक कर रोने लगी। इस तहरीक के दौरान भागलपुर के जिले में तशद्दुद और तखरीबकारी के जो वाकयात रूनुमा हुए, उनकी नौयत कुछ इस तरह की थी। एक पुलिस कांस्टेबल को जान से मारकर यूनियन जैक में लपेटकर दरख्त से लटका दिया गया। 2 चौकीदारों ने मुलाजिमत से इस्तीफा देने से इनकार किया तो एक की नाक और दूसरे के कान काट दिए गए। जगह जगह रेल की पटड़ी को उखाड़ना और रेल के पुलों को मिसमार करके वहां सुर्ख झंडियां लगाना ताकि रेलगाड़ियां हादसों से दोचार ना हो। टेलीफोन और टेलीग्राफ की तारें बार बार और जगह जगह से काटना। रेलवे स्टेशनों, थानों, डाकखानों, सरकारी दफ्तरों, कचहरियों, मालखानों, खजानों पर हमले करना, लूटना और जेर आतिश करना। अदालतों में घुसकर मजिस्ट्रेटों की कुर्सियों पर कब्जा करके बैठना और मुकदमात की मिसलों को दरहम भरम करके जाया करना। रेलगाड़ियों में बगैर टिकट के सफर करना और जगह जगह और बार बार गाड़ी रोकने वाली हंगामी जंजीर को खींचना। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, मालिया, आबियाना और दूसरा हर किस्म का टैक्स हुकूमत को अदा करने से इनकार करना। हड़तालें करना और सरकारी सरपरस्ती में चलने वाली दुकानों और बदेशी माल की दुकानों और गोदामों को लूटना और कॉलेजों और स्कूलों को जबरदस्ती बंद करवाना। सरकारी मुलाजिमों का हुक्का पानी बंद करना। बरतानवी निजाम हुकूमत के मतवाजी हर सतह पर अपना कौमी निजाम हुकूमत कायम करना और चलाना। कागज के नोटों को रद्द करके सिर्फ चांदी के सिक्के इस तरह जखीरा करना कि अंग्रेजी करेंसी का निजाम मुअत्तल या नाकाम हो जाए। भागलपुर के जिले में ये तमाम हरबे किसी न किसी हद तक कई जगह आजमाए गए, लेकिन रफ्ता रफ्ता तहरीक का जोर टूट गया और हुकूमत का पल्ला भारी रहा। इस एजुटेशन में पुलिस और फौज की फायरिंग से सारे सूबे में जितने लोग मारे गए उनका सही शुमार नामुमकिन है। जो गांव उस तहरीक में पेश थे उस पर सजा के तौर पर इज्तमाई जुर्माना यानी कलेक्टिव फाइन भी लगाया गया।
सुबह बिहार के 8 जिलों के 170 देहात से 9,78,000 रुपए का इज्तिमाई जुर्माना वसूल किया गया। इसमें भागलपुर जिले के 24 गाँव का हिस्सा 1 लाख रुपया था।